हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हम आपको यूपीएससी की तैयारी मुफ्त में करवाते हैं और फिलोसफी ऑप्शनल की भी तैयारी आपको करवा रहे हैं। कुछ दिनों से फिलोसफी ऑप्शनल के लेक्चर नहीं आ पा रहे हैं ड्यू टू कोविड रीजंस। सो हम उस लेक्चर सीरीज़ को भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी हमने पॉलिटी की एनसीईआरटी शुरू करी है, तो अभी हम इसको पहले पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ ही दिनों में हम फिलोसफी ऑप्शनल का लेक्चर भी आगे बढ़ाएंगे। तो हमने पॉलिटी क्लास 6 की एनसीईआरटी की शुरुआत की थी, जिसमें हमने पहला चैप्टर पढ़ा था भारत में विविधता की समझ। उसमें हमने जाना था कि विविधता क्या होती है, भारत में विविधता कैसे आई, और उसके बाद किस तरह से हिंदू मुस्लिम अलग अलग धर्मों ने हमारे यहाँ पर विकसित हुए और उनका क्या प्रभाव पड़ा भारत पर, और कैसे हमारे यहाँ विविधता पैदा होती चली गई, और उसके बाद हमारे देश में एकता की शुरुआत कैसे हुई, जिसे हम अनेकता में एकता कहते हैं। और हमने जाना था कि इस अनेकता में एकता की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक भारत की खोज में की थी। तो इस अनेकता में एकता का सूत्र जो देने का श्रेय जाता है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही जाता है। आज हमारा दूसरा अध्याय है, यानी सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है विविधता एवं भेदभाव, यानी डाइवर्सिटी एवं डिस्क्रिमिनेशन। इसे हम संविधान के दायरे में रहकर पढ़ेंगे, संविधान के हिसाब से पढ़ेंगे, जिसमें हम आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 को लेंगे। तो हम आज इसे ऐसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अध्याय। तो सबसे पहले हमने देखा था कि हम क्या हैं और हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है, जो कि हमने पहले चैप्टर में देखा था केरल और तमिलनाडु के उदाहरण से केरल और कश्मीर के उदाहरण से, सॉरी। तो अब हम अब हम अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। तो संसार में 8 मुख्य धर्म है। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य भी किए जाते हैं, यानी हमें भाषाओं में तो विविधता देखने को मिलती ही मिलती है, साथ में यहाँ के उत्सवों में और नृत्य में भी और नाटकों में भी हमें विविधता देखने को मिल जाती है। और यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं, तो हमें वे बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम समझ नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं, जिसे हम पूर्वाग्रह कहते हैं। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, नॉर्थ ईस्ट के एग्जाम्पल से। जब कोई नॉर्थ ईस्ट का बच्चा हमारे यहाँ पर या वहाँ के लोग हमारे यहाँ पर रहने या काम करने के लिए आते हैं नॉर्थ इंडिया में, तो हम लोग उनके भेद, उनकी भाषा बोलचाल, उनके रहन सहन और उनके पहनावे से अपरिचित होते हैं। तो हम उनका मजाक बना देते हैं, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी। शारीरिक तौर पर देखें तो वो कुछ ऐसे दिखते हैं कि उनका चेहरा चाइना के रहने वाले लोगों से मिलता जुलता है। तो हम लोग उन्हें चिढ़ाने के लिए क्या कहते हैं, पूर्वाग्रह बना करके कि अरे ये तो चाइनीज़ जा रहा है, कोरोना जा रहा है, अरे ये तो मोमोज है। तो इस तरह से हम उन लोग की बेइज्जती करते हैं, क्योंकि हम उनकी वेशभूषा को, उनके पहनावे को, उनके संस्कृति को हम नहीं समझ पाते और हम उनके साथ कंफर्टेबल भी फील नहीं कर पाते। सेम इसी तरह उनके साथ भी होता है कि जब वो नॉर्थ इंडिया में आते हैं तो वे हम लोगों के पहनावे को देखते हैं तो वो हम लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। वो सोचते हैं कि ये लोग क्या कपड़े पहनते हैं, ये लुंगी और ये लुंगी पहनना, कुर्ता पैजामा पहनना, और इनकी लैंग्वेज और इनका पान खाना, पान खा के, ऊपर से हमारे यहाँ पर एक कला भी विकसित है पान खाकर बात करने की, अरे भाई कैसे हो, क्या कर रहे हो। तो इस तरह की भी चीज़ें उनके लिए अटपटी रहती हैं, तो उनके भी मन में एक पूर्वाग्रह बन जाता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है ऑथर ने, शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के बारे में कुछ कथन दिया गया है जिनके बारे में ये लोग बात करते हैं। अब जैसे इन्होंने बोला है कि ग्रामीण लोग कैसे होते हैं,
तो अब क्या है, भारत में आधे से ज़्यादा भारतीय गांवों में रहते हैं। ग्रामीण लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क नहीं होते, वे बहुत अंधविश्वासी होते हैं। गांव के लोग बहुत पिछड़े हुए और आलसी होते हैं, वे काम करना पसंद नहीं करते। फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटों तक काम करते हैं। गांव वाले गंदे होते हैं, वे साफ नहीं रहते हैं। ये शहरी लोगों की ग्रामीण लोगों के प्रति धारणा है। अब ग्रामीण लोगों की शहरी लोगों के प्रति क्या धारणा होती है कि शहरी जीवन बड़ा आसान होता है, यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। शहरी लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वे चालाक और भ्रष्ट होते हैं। शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है, लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च हो जाता है। तो ये ग्रामीण लोग शहरी लोगों के प्रति ऐसी धारणाएं बनाए हुए होते हैं। अब इन कथनों का अगर हम विश्लेषण करें जो ऑथर ने हमें दिया है, तो हम पाते हैं कि ग्रामीण लोगों को गंदे, अंधविश्वासी एवं अज्ञानी की तरह देखा जाता है, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी, चालाक एवं सिर्फ पैसों से सरोकार रखने वालों के रूप में देखा जाता है। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है, जैसा कि हमने ग्रामीण लोग और शहरी लोगों के परिप्रेक्ष्य में देखा। जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे, जिसका आप एग्जाम्पल यूपीएससी में हिंदी मीडियम वर्सेस इंग्लिश मीडियम करके देख सकते हैं। तो परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वे आते हैं और जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं इत्यादि से हम पूर्वाग्रह बना लेते हैं लोगों के बारे में। उसके बाद अब आती है बात, अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती तक नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, ये चित्र दिया हुआ है जिसमें एक लड़का जो है, ये जो लड़का है ये रो रहा है और ये जो 3 लोग हैं, लड़कियां और लड़के, इसका मजाक उड़ा रहे हैं। अब ये स्थिति कैसे उत्पन्न हुई, यानी कि यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें यहाँ पर यह देखने को मिल रहा है कि लड़के और लड़की में भेदभाव है। अब लड़के और लड़की में भेदभाव कैसे पैदा होता है, पहले हम ऑथर के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि लड़के और लड़की के बीच भेदभाव पैदा कैसे होता है और ये कौन करता है। तो ऑथर हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, या तो ऐसे ही होता है। इसमें सोचने वाली क्या बात है, लेकिन हम इस पर विचार करते हैं कि हम क्या कहते हैं, वे बहुत ही सुशील हैं, उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है, वह शारीरिक रूप से बलिष्ठ हैं, वे शरारती हैं, वे नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण हैं, वो रोते नहीं, वे उद्यमी हैं, वे खेल में निपुण हैं, वे खाना पकाने में निपुण हैं, वे भावुक हैं। तो इस तरह से हम कुछ पूर्वाधारणाएं बना लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि लड़के और लड़की में भेदभाव पैदा कैसे होता है। अब देखिए, कोई लड़का या लड़की, अब हम भेदभाव की बात कर रहे हैं, तो भेदभाव, अब देखिए ये एक दिव्यांग पर्सन है, ये दिव्यांग पर्सन जो है ये लंगड़ाता है, ये बोलने में भी लड़खड़ाता है और भी बहुत कुछ इसके साथ दिक्कत है, तो ये उदास हो जाता है ये सोचकर कि दूसरे लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। अब क्या है, अब ये एक इंसान है जो कि व्हील चेयर पे बैठा है, ये कह रहा है कि मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है, घुरती आंखों से छिप जाना चाहते हूँ। इस लड़की को लोग इस तरह से देखते हैं कि ये विकलांग है। हम ये नहीं समझते हैं कि उनके अंदर भी टैलेंट है, भले वो दिव्यांग है लेकिन उनके अंदर भी टैलेंट है, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। तो अभी ये देखिए एक चित्र है, इसमें क्या है, ये एक लड़का पेंटिंग कर रहा है और ये सोच रहा है कि सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगें डगमगाती है, लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता है, यानी कि ये दिमाग से भी पैरालाइज्ड है। तो इस तरह की थिंकिंग हमारे समाज में बनी हुई होती है लोगों के प्रति। तो हम बात कर रहे थे लड़का और लड़की के बारे में, तो अगर हम इस कथन को लें कि वे रोते नहीं, तो वे रोते नहीं कौन? लड़के रोते नहीं।
तो हमारे यहाँ समाज में बताया जाता है कि इसे लड़कों और पुरुषों के साथ जोड़ दिया जाता है। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है तो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं तो ये चीज़ उनका विश्वास में बदल जाता है और वे विश्वास करने लग जाते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। और यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए भी तो वो अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है और लड़कियां रोती हैं, तो इस तरह से वो अपने आप को दबा देता है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो, लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे लोग उससे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक उड़ाएंगे, जैसा कि हमने चित्र में देखा। इसीलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। हम लगातार यह सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार उनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप में देखना चाहते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि एक लड़के और लड़की के बीच डिफरेंशिएशन कैसे पैदा होता है। सपोज कीजिए ये ए है, ये बी है, ये दोनों माता पिता हैं, इनके घर में एक लड़का है, एक लड़की है। अब ये दोनों बच्चे साथ साथ में बड़े हो रहे हैं। तो अब ये लोग परिवार क्या सिखा रहा है कि तुम लड़के हो, तुम रोगे नहीं, क्योंकि रोना लड़कियों का काम है। तुम लड़के का मन है कि वो अपने बालों को बड़ा करके रखे एकदम लड़कियों के स्टाइल में, लेकिन उसको कहा जाता है कि नहीं, तुम लड़के हो, तुम बहादुर हो, तुम लड़कियों जैसे बाल नहीं रख सकते हैं, ऐसे बाल तो लड़कियां रखती हैं। अब लड़की का मन करता है कि वो बॉय कट बाल रखे, लेकिन उसको क्या कहा जाता है कि नहीं, तुम लड़की हो। तो उसे बचपन में ही ये सिखा दिया जाता है। फिर हम क्या करते हैं, हम बच्चों को खिलौने भी कैसे ला के देते हैं। लड़कियों को चूल्हा बर्तन वाला खिलौना ला के दे देते हैं और लड़कों को बंदूक वाला खिलौना ला के दे देते हैं कि अरे ये तो हमारा बच्चा बड़ा होगा, आर्मी में जाएगा, बहादुर अफसर बनेगा। ये सारी चीजें करके हम उनके मन में ये बिलीफ पैदा कर देते हैं कि वो एक लड़का है, एक लड़की है। लेकिन बायोलॉजिकली वो ऐसे जन्म नहीं लेते हैं, वो बायोलॉजिकली एक ह्यूमन के रूप में उनका जन्म होता है। लेकिन बाद में जब ये विश्वास इतने पक्के हो जाते हैं तो जब वो बड़े होते हैं तो वे अपने आप को एक लड़के और लड़की के रूप में जानने लग जाते हैं। जब भी किसी लड़के की लाइफ में ऐसे, जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कभी कभी आप डीमोटिवेट हो जाते हैं और आपका रोने का मन करता है, लेकिन अगर आप में ये बिलीफ सिस्टम है कि लड़के रोते नहीं है, लड़का रोएगा तो वो लड़की कहलाएगा, जैसा कि चित्र में देखा कि एक लड़का रो रहा है और सभी लड़कियां और लड़के मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो अपनी भावनाओं को दबा लेता है। लेकिन कभी भी भावनाओं को दबाना नहीं चाहिए। क्यों? साइकोलॉजिकल स्तर पे इस बात को समझते हैं। जब भी हम किसी भावना को अपने भीतर दबाते हैं तो वो भावना क्रोध का रूप धारण कर लेती है, क्रोध ईर्ष्या का रूप धारण कर लेता है, ईर्ष्या लोभ का, लोभ भय का। तो इस तरह से साइकोलॉजिकली हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं होती है। इसलिए चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर मन में कोई भी भावना आ रही है या रोने का मन कर रहा है, कुछ भी करने का मन कर रहा है, तो उसे आप खुलकर करिए, उसे दबाइए नहीं, क्योंकि उसका रिजल्ट जो आएगा दबाने का वो बहुत ही घातक होगा और वो अच्छा नहीं होगा। तो इस तरह से लड़के लड़कियों की धारणा पैदा होती है और डिस्क्रिमिनेशन पैदा होता है। अब हम बात करते हैं रूढ़िबद्ध धारणाओं की। अभी हमने समझा पूर्वाग्रह क्या होता है, लड़के और लड़कियों के बीच डिफरेंशिएशन कैसा पैदा होता है, डिस्क्रिमिनेशन कैसे पैदा होता है। अब हम बात करते हैं रूढ़िबद्ध धारणाएं कैसे बनती हैं। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ ठहरा देते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती हैं। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग है। एक बात हमेशा याद रखना है कि इस प्रकृति में कुछ भी रिपीटेशन नहीं है। इस प्रकृति में सब कुछ नया है, अद्वितीय है। यहाँ पर प्रकृति किसी को फोटोकॉपी नहीं बना के भेजती है। हमेशा यहाँ पे सबके अंदर एक नयापन, एक अद्वितीय क्षमता होती है, एक टैलेंट होता है, एक प्रतिभा होती है। तो हम लोग उससे वंचित हो जाते हैं जब हम एक रूढ़िबद्ध धारणा बना लेते हैं किसी के प्रति। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। जैसे माना जाता था कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। इन धारणाओं
का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो। अब जैसे एग्जाम्पल ऑथर ने दिया है कि हवाई जहाज़ लड़कियां नहीं उड़ा सकती, मतलब अगर पायलट शब्द का नाम लिया जाए तो हम क्या कहेंगे कि अरे कोई पुरुष ही पायलट होगा या कोई लड़का पायलट होगा। लेकिन आज इस धारणा को लड़कियों ने तोड़ दिया है। आज पायलट लड़कियां भी हैं, वो भी जहाज़ उड़ाती हैं। अब हम बात करते हैं एयर होस्टेस की। हमारे मन में क्या आता है, एयर होस्टेस तो लड़की होगी, लेकिन आज लड़के भी एयर होस्टेस का काम करते हैं। जब हम खाना पकाने की बात करते हैं तो हमारे मन में इमेज क्या बनती है, लड़की होगी। लेकिन आज एक लड़का वही काम करता है, खाना बनाने का काम करता है, और उसको उसी बात के पैसे मिलते हैं। वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स करता है और वो बड़े बड़े होटलों में वेटर बनता है या फिर शेफ बनता है। और आज की वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो दुनिया में जितने भी बड़े शेफ हैं वो पुरुष ही हैं, महिलाएं नहीं। लेकिन इसमें भी एक रीज़न है। घर पे जो लड़कियां खाना बनाती हैं वो निस्वार्थ भाव से बनाती हैं, और हम लड़के क्या करते हैं, हम उस खाने को बनाने की कोशिश नहीं करते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारा स्वार्थ नहीं जुड़ा है। लेकिन जहाँ बात पैसे की आती है, जहाँ हम खाना बनाने से हमें पैसा मिलेगा, तो हम वहाँ पे तुरंत जुड़ जाते हैं, होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लेते हैं और फिर हम शेफ बन जाते हैं। ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं असमानता एवं भेदभाव के बारे में। तो भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते, और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। हमने विविधता में समीर 1 और समीर 2 का उदाहरण लिया था जो कि भिन्न थे। अब उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था, यह विविधता का एक पहलू है, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। दोनों समीरों में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का भी था। समीर 2 गरीब था, जैसा कि आपने पहले पढ़ा है। यह अंतर विविधता का पहलू नहीं है, यह तो असमानता का पहलू है। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल जरूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूहों और खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है, जो कि हम अपनी डेली रूटीन की लाइफ में, डे टू डे की लाइफ में करते हैं। अब हम बात करते हैं भेदभाव का सामना करने पर क्या किया जाए। अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी, खेती एवं बुनाई इत्यादि। लेकिन कुछ कामों को दूसरे के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व का माना जाता है। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है। यह जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था में लोगों के समूहों को एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया है, जिसमें एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे थी। जिन्होंने अपने आप को इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा, उन्होंने अपने को ऊंची जाति का और उत्कृष्ट कहा। जिन समूहों को इस सीढ़ी के तले में रखा गया उनको अछूत और अयोग्य कहा गया। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा और कोई काम करने की इजाजत नहीं थी। उदाहरण के लिए कुछ समूहों को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाजत थी। उन्हें ऊंची जाति के लोगों के घर में घुसने और गांव के कुएं से पानी लेने और यहाँ तक कि मंदिर में घुसने की भी इजाजत नहीं थी। उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में बैठ नहीं सकते थे। इस तरह ऊंची जाति के लोगों को जो अधिकार हासिल था उससे उन्होंने तथाकथित अछूतों को वंचित रखा। फिर क्या हुआ, अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं। जो लोग अभी
हम टीचर के काम को या और किसी काम को हम सम्मानजनक देखते हैं, लेकिन अगर आप सोचिए सीवर में सफाई करने वाला आदमी अगर सीवर की सफाई ना करे तो आपके घर में जो बाथरूम बना हुआ है उसमें जो पट्टी आप करते हैं वो उल्टा आपके घर में फैल जाएगी, फिर उसे कौन साफ करेगा। तो एक तरह से देखिए वो जो जिसे आप गंदा कह रहे हैं, खराब समझ रहे हैं, उसको छूने पर आप अपवित्र हो जाएंगे। सोचिए वो आपको कितनी बड़ी समस्या से बचा रहा है। इसी तरह एक शब्द है दलित। दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया, कुचला गया। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबाकर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। अभी हमने जाति व्यवस्था की सीढ़ी की बात करी तो उसमें पहला क्या है, ब्राह्मण। ये एक सीढ़ी अगर हम बात करें तो पहला क्या है, ब्राह्मण, फिर क्या है क्षत्रिय, फिर क्या है वैश्य, फिर है शूद्र, फिर पांचवें पे क्या है, अछूत। आपने मांझी द माउंटेन मैन मूवी देखी होगी, उसमें जब आर्टिकल संविधान बनने के बाद आर्टिकल 17 यानी अस्पृश्यता का अंत कर दिया जाता है, तो उसी समय मांझी जो है बाहर से आए हुए होते हैं घर में, तो वो ऊंची जाति के लोगों को टच कर लेते हैं। वो कहते हैं कि अब हम छुआछूत वाले नियमों से बाहर आ चुके हैं, सरकार भी मान चुकी है कि अस्पृश्यता का अंत हो चुका है। जब वो गांव के रईस इंसान को छू देता है तो वो लोग उसको पीट देते हैं। तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन का उदाहरण है। अब हम बात करते हैं हमारे संविधान के जो जनक हैं, जिन्हें हम B.R. अम्बेडकर के नाम से जानते हैं, वो भी इसका शिकार हुए थे, भेदभाव का और असमानता का। कैसे वो समझते हैं। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ था जब वे केवल 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारियों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास जमीन नहीं होती थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गाँव के बाहर रहना पड़ता था और गाँव के अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। अंबेडकर अपनी जात के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएं। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे उनका अंबेडकर ने नेतृत्व किया। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, ना कि कुछ लोगों की। तो ये सारा काम उन्होंने कैसे किया, उनको एक एक्सपीरियंस ये हुआ कि वे महाराष्ट्र में कोरे गांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। बड़ी देर उन्होंने लिखा कि बड़ी देर हमने इंतजार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आगे। उन्होंने हमसे हमारी टिकटें मांगी जो हमने दिखा दी। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें गोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुँच पाया था और हमें पता नहीं था कि गोरेगांव कैसे पहुँचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी यह अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे थे। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को यह लगा कि हम ब्राह्मण के बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान थे, जैसा कि हिंदुओं में होता ही है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। उनको एकदम से धक्का लगा, वे भौचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ और अंबेडकर साहब ने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी। उन्होंने जैसा ही मेरा जवाब सुना वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं की वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। पिताजी आए नहीं थे और न ही उनका नौकर, और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं हो तो हम फौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जवाब दिया था कि हम महार हैं। इसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम दुगना किराया देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से तो बन नहीं सकती। इसलिए स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ी वालों से मोल तोल कर रहे थे चुपचाप खड़े हो गए। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें।
तो अब ये अंबेडकर के साथ पहली बार ये हुआ, तो उसके बाद उन्होंने कई सारी उन्होंने दलित जातियों के लिए काम किया, नेतृत्व किया। तो अब आप इमेजिन करिए कि यहाँ कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने ना दिया जाए। यह कितना अपमानजनक और दुखदाई होगा अगर लोग आपसे दूर दूर रहें, आपको छूने से मना करें और आपको पानी तक ना पीने दें। यह छोटी सी घटना दिखाती है कि कैसे गाड़ी से एक से दूसरी जगह जाने के साधारण काम की सुविधा भी इन बच्चों के पास नहीं थी, जबकि वे पैसा दे सकते थे। स्टेशन के सभी गाड़ी वालों ने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने बच्चों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया। इस कहानी से यह बिल्कुल साफ है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखता है, बल्कि वह उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता जो दूसरों को मिलता है। अब हम बात करते हैं समानता के लिए संघर्ष। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसे कि पहले भी बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया है, और कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई हैं। इन सबके अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। अब क्या है, संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान बनाना, मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी। इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, पर यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष और उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत जरूरी है। तो आप देखेंगे कि इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे यहाँ आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर्टिकल 18 अस्तित्व में आए थे, ताकि हम समानता को स्थापित कर सके। लेकिन अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हमें आज भी असमानता देखने को मिलती है और ये पैरेलल चलने वाली चीज़ें हैं। इसलिए लोगों को हमेशा संघर्ष करते रहना पड़ेगा समानता के लिए और अपने हक के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी और संविधान का हवाला देते हुए उनको अपना हक लेना होगा, चाहे जैसे ले। तो इसी के साथ हमारा अध्याय 2 विविधता एवं भेदभाव का चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और हमें प्रोत्साहित करें ताकि हम ऐसे ही आपके लिए और वीडियोस बनाते रहें और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट और अच्छे से अच्छे तरीके से हम आपको समझा सकें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।